सोचिए क्या होगा अगर एक एकदम परफेक्ट बिजनेस डील होती है। आई मीन एक ऐसी डील जहां सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ, मतलब पेपर साइन हो गए हैं, टर्म्स और कंडीशंस दोनों पार्टीज ने एग्री कर लिए हैं। एग्जैक्टली हैंडशेक हो गया है और एडवांस पेमेंट का चेक भी बस क्लियर होने ही वाला है। एवरीथिंग इज टेक्स्ट बुक परफेक्ट। सही में। लेकिन तभी कानून यानी हमारा लीगल सिस्टम अचानक बीच में आकर कहे कि रुकिए, ये डील तो हो ही नहीं सकती। राइट। कानून कहता है कि ये पेपर का टुकड़ा जिस पर साइन किया गया है, इसकी वैल्यू एकदम जीरो है। और पता है क्यों? क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति तो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल ही नहीं है। इट इज कम्प्लीटली वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एकदम शुरुआत से ही वॉइड। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। अजीब तो है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक आम डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन अचानक से एक कॉम्प्लेक्स लीगल मेज में बदल जाती है। बिल्कुल। हम लोग आमतौर पर यही सोचते हैं कि अगर दो लोग राजी हैं, उनमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए। राइट। पर कानून उसके अपने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ऐसे बाउंड्रीज जो दिखते नहीं हैं पर बैकग्राउंड में हमेशा ऑपरेट कर रहे होते हैं। सही कहा। और यही इनविजिबल बाउंड्रीज हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 के एक बेहद खास, थोड़े मिस्टीरियस और काफी पावरफुल हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि कानून आखिर किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने से पूरी तरह रोकता है, जिसे लीगल भाषा में कहते हैं पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली। पर इस डीपर एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है एक छोटा सा डिस्क्लेमर जरूरी है। ओ बिल्कुल बिल्कुल। आज की इस चर्चा में अलग अलग देश, इंटरनेशनल राजनीति, वॉर्स और स्पेसिफिक कानूनी स्थितियों का जिक्र आएगा। क्योंकि कानून इन्हीं सब चीजों से शेप होता है। राइट। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ और सिर्फ कानूनी तथ्यों यानी लीगल फैक्ट्स और मैकेनिज्म्स को समझना है। हम किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा या स्टैंस का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही बात है। वी आर प्योरली लुकिंग एट व्हाट द लॉ सेज, व्हाई इट सेज सो, और ये प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में कैसे ऑपरेट करता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमें सेक्शन 11 के बेसिक्स तो पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेजॉरिटी एज यानी 18 साल का होना जरूरी है। और उस इंसान का साउंड माइंड यानी स्वस्थ दिमाग होना भी जरूरी है। हाँ, जब कानून किसी माइनर या अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकता है, प्रोटेक्शन, कानून उन्हें उनकी नासमझी और किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहा होता है। बिल्कुल, जैसे फेमस केसेस में हमने देखा है कि माइनर्स के अग्रीमेंट्स वॉइड अब इनिशियो होते हैं। द लॉ स्टेप्स इन एज अ गार्डियन, क्योंकि उनमें कॉन्सिक्वेंसेस समझने की कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन आज हम उस एक्सेप्शन पर फोकस कर रहे हैं जो समझदारी की कमी पर नहीं बल्कि लीगल स्टेटस पर आधारित है। ये जो तीसरी कैटेगरी है ना, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये पूरी तरह से अलग गेम है। एकदम अलग। इन लोगों के पास समझदारी की कोई कमी नहीं होती। दे हैव परफेक्ट मेंटल कैपेसिटी। उन्हें पता होता है वो क्या साइन कर रहे हैं। हाँ, पर इनकी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल या लीगल स्टेटस की वजह से कानून इनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर को एक झटके में सस्पेंड कर देता है। अगर इसे एक विजुअल एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल एक हाई एंड वीडियो गेम के सर्वर रूल्स जैसा है। ओह, आई लाइक दैट। कैसे? सोचिए, एक गेम है जहां एक कैरेक्टर के पास पूरी पावर है, उसके स्टैट्स मैक्स्ड आउट हैं और उसके पास हाईएस्ट लेवल का आर्मर है। ही इज फुली केपेबल। ओके, समझ रही हूँ। लेकिन गेम का सर्वर अचानक उस कैरेक्टर का आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देता है या उसे किसी स्पेसिफिक जोन में एंटर करने से रोक देता है। राइट, मतलब कैरेक्टर में कोई खराबी नहीं है, उसे पता है क्या करना है, पर सिस्टम ने उसका एक्सेस लॉक कर दिया। एग्जैक्टली। सिस्टम ने लॉक कर दिया क्योंकि उस कैरेक्टर का स्टेटस उस जोन के रूल्स के खिलाफ है। हमारा लीगल सिस्टम भी बिल्कुल ऐसे ही उन लोगों का एक्सेस लॉक कर देता है जिनकी पॉलिटिकल या फाइनेंशियल रियलिटी देश की पब्लिक पॉलिसी से टकराती है। और इस सिस्टम एक्सेस लॉक करने का सबसे बड़ा और शायद सबसे ड्रामेटिक उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से निकल कर आता है। एलियन एनिमीज, विदेशी शत्रु। हाँ, ये टर्म सुनने में ही किसी एस्पियोनाज थ्रिलर मूवी जैसा लगता है। बिल्कुल लगता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये एक बेहद सीरियस और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। कानून की नज़र में दुनिया में दो तरह के विदेशी नागरिक होते हैं। एक हैं एलियन फ्रेंड्स। ये उन देशों के नागरिक हैं जिन देशों के साथ इंडिया के पीसफुल और दोस्ती वाले रिलेशंस हैं। तो ये लोग तो नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स की तरह ही लीगली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सही।
बट देन वी हैव एलियन एनिमीज। ये उन देशों के नागरिक हैं जिन देशों के साथ ऑफिशियली युद्ध या वॉर चल रहा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, युद्ध तो देशों की सरकारों और मिलिट्रीज के बीच होता है, इसमें दो आम व्यापारियों का क्या कसूर? वही ना, अगर एक इंडियन सिटीजन किसी दुश्मन देश के सिटीजन के साथ कोई नॉर्मल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो प्रॉब्लम क्या है? तो कानून उन्हें क्यों रोक रहा है? यहाँ हमें कानून के पीछे का वाई देखना होगा। लॉजिक प्योर मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल सिक्योरिटी का है। एलियन एनिमीज के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट करना बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सप्लिसिट परमिशन के पूरी तरह से कानूनन माना है, क्योंकि हर कमर्शियल ट्रांजैक्शन से वेल्थ जनरेट होती है। एग्जैक्टली। अगर कानून इसकी इजाजत दे तो इसका मतलब है कि हमारे देश की इकोनॉमी का पैसा फ्लो होकर उस दुश्मन देश में जा सकता है। ओह, और उस पैसे से उनकी वॉर मशीन को इनडायरेक्टली फंडिंग मिल सकती है। बिल्कुल सही। देश की इकोनॉमी को दुश्मन के फायदे से बचाने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स को नलिफाई करना ही पड़ता है। मेक सेंस। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है दिमाग में। नए कॉन्ट्रैक्ट्स तो मना है, पर उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या जो युद्ध शुरू होने से पहले बनाए गए थे? जब दोनों देशों में शांति थी। हाँ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वॉर स्टार्ट होने पर उन पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होता है? कानून 30 के 60 दो तरह से डील करता है। वॉर स्टार्ट होते ही ये प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या तो सस्पेंड हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से डिसॉल्व यानी खत्म हो जाते हैं। सस्पेंड होने का मतलब है कि कानून उन्हें एक डीप फ्रीज में डाल देता है, राइट? जब तक युद्ध चलेगा कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। सही। और डिसॉल्व तब होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो या उनसे दुश्मन देश को कोई इमीडिएट डायरेक्ट फायदा पहुंचने का खतरा हो। आई थिंक इस मैकेनिज्म को एक रियल हिस्टोरिकल केस के थ्रू समझना बेस्ट रहेगा। मुझे याद आ रहा है एक 1916 का केस। ओह, उथरिक वर्सेस डेविड। हाँ, एग्जैक्टली। मद्रास हाईकोर्ट का। ये वर्ल्ड वॉर 1 का वक्त था जब पूरी दुनिया लपेट में थी। इस केस के फैक्ट्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, पर इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा था। बताइए इसके बारे में। तो एक जर्मन नागरिक था जो ब्रिटिश इंडिया यानी मद्रास में लैंडलॉर्ड था, और उसका जो लेसी था, किराएदार, वो एक इंडियन था। दोनों के बीच एक बड़ा सिंपल सा रेंट एग्रीमेंट था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गया, ब्रिटिश एम्पायर और जर्मनी के बीच युद्ध शुरू हो गया। राइट। और उस जर्मन लैंडलॉर्ड को इंस्टेंटली एलियन एनिमी घोषित कर दिया गया। अब सोचिए उस इंडियन किराएदार की स्थिति, क्या उसे किराया देना चाहिए? मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। कोर्ट ने डिसाइड किया कि किराया लेने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑटोमेटिकली वॉइड और अनएन्फोर्सेबल हो गया है, क्योंकि लैंडलॉर्ड का स्टेटस अब एक एलियन एनिमी का था। अगर इंडियन लेसी रेंट पे करता तो वो पैसा एक एलियन एनिमी के पास जाता, जो ऑब्वियसली लीगली अलाउड नहीं किया जा सकता था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे दो आम लोगों का डे टू डे बिजनेस, एक सिंपल रेंट एग्रीमेंट, देश की सुरक्षा के सामने बिल्कुल जीरो हो जाता है। एक दिन किराया देना एक रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शन है और अगले ही दिन कानून कहता है कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इट्स फैसिनेटिंग कि कैसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स इफेक्टिवली प्राइवेट पॉकेट बुक्स को डिक्टेट करते हैं। द हायरार्की इज क्लियर। नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज सुपीरियर टू इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। बिल्कुल। तो ये बात हुई इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वॉर्स और उन लोगों की जो दुश्मन देश के हैं। लेकिन कानून सिर्फ बाहरी खतरों से ही शेप नहीं होता, बल्कि उन विदेशियों के स्टेटस से भी होता है जो हमारे देश में एक स्पेशल अतिथि या रिस्पेक्टेड गेस्ट्स बनकर आए हैं। आप डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स की बात कर रही हैं? हाँ, फॉरेन सॉवरेन्स और एम्बेसडर्स। इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल कैपेसिटी एक बहुत ही यूनिक और थोड़ी कंट्रोवर्शियल पोजीशन में होते हैं। इन्हें कानून में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी कूटनीतिक छूट मिलती है। ये रूल ग्लोबल डिप्लोमेसी और वियना कन्वेंशन जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज पर बेस्ड है। अब इस इम्यूनिटी का प्रैक्टिकल मतलब क्या है, अगर मैं एक लोकल सिटीजन की नज़र से देखूं? इसका मतलब ये है कि एक फॉरेन एम्बेसडर इंडियन कोर्ट्स का इस्तेमाल करके किसी भी लोकल व्यक्ति पर मुकदमा या सू कर सकता है। मतलब अगर एम्बेसडर किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है और कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा नहीं करता, तो एम्बेसडर कोर्ट जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकता है? हाँ, लेकिन, और यही सबसे बड़ा कैच है, कोई भी लोकल सिटीजन उस एम्बेसडर पर केस नहीं कर सकता। वेट, क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता? इन पर इंडियन कोर्ट्स का डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन नहीं लगता जब तक कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लिसिटली इसकी परमिशन ना दे दे। ये सुनने में काफी अनफेयर लगता है। I mean, एक आम नागरिक के नजरिए से सोचिए,
ये पूरी तरह से वन साइडेड लगता है। लगता तो है। इमेजिन कीजिए, एक लोकल फर्नीचर बिजनेसमैन ने किसी फॉरेन एम्बेसी के एम्बेसडर को लाखों रुपए का कस्टम फर्नीचर सप्लाई किया। एम्बेसडर ने फर्नीचर ले लिया पर पेमेंट नहीं की। अब वो लोकल व्यापारी पूरी तरह फंस गया। वो पेमेंट के लिए सीधे कोर्ट नहीं जा सकता। कानून उसके अपने देश में उसके अपने कोर्ट का दरवाजा उसके लिए बंद कर देता है, सिर्फ कूटनीति के नाम पर। ये फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। लेकिन इसके पीछे का वाई समझना जरूरी है। ये अनइक्वल सिस्टम बाय डिजाइन बनाया गया है ताकि देश के फॉरेन रिलेशंस स्मूथ रहें और फॉरेन डिप्लोमैट्स पर लोकल लेवल्स पर कोई हैरेसमेंट या पॉलिटिकली मोटिवेटेड फेक केसेस ना लगाए जा सके। राइट, एग्जैक्टली। इट्स अ डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन डोमेस्टिक जस्टिस एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। लेकिन क्या कानून ने लोकल सिटीजन्स को बचाने के लिए सच में कोई रास्ता नहीं छोड़ा? क्या डिप्लोमैट्स लिटरली कानून से पूरी तरह ऊपर है? नहीं, कानून ने इस एक्सट्रीम इम्यूनिटी में कुछ एक्सेप्शंस रखे हैं। ऐसी सिचुएशंस जहां इन डिप्लोमैट्स पर बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के केस हो सकता है। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में कोई इंपॉर्टेंट केस है क्या? हाँ, एंगल के वर्सेस म्यूजियमैन 1928 का। इस केस और रिलेटेड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग 4 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां एक डिप्लोमैट अपनी डिप्लोमैटिक शील्ड खो देता है। 4 सिचुएशंस। पहली क्या है? पहली, अगर उस डिप्लोमैट ने खुद आकर कोर्ट में लोकल व्यक्ति पर पहले केस किया हो। लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर आप हमारी जस्टिस सिस्टम का फायदा उठाने के लिए कोर्ट आ रहे हैं तो आपको उस कोर्ट के पूरे रूल्स मानने पड़ेंगे। सही बात है। आप सिर्फ अटैक करने के लिए कोर्ट का यूज नहीं कर सकते, फिर तो सामने वाली पार्टी भी आपको क्रॉसू कर सकती है। पार्टी को छोड़ दें, यानी वेव ऑफ कर दें। मतलब अगर एक डिप्लोमैट ऑफिशियली पेपर पर लिख कर दे कि मैं इस पर्टिकुलर डील के लिए अपनी इम्यूनिटी हटा रहा हूं, तो उन पर केस हो सकता है। एग्जैक्टली। अब तीसरा एक्सेप्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल है। अगर वो डिप्लोमैट कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई लोकल ट्रेड या आम बिजनेस कर रहा हो। लोकल बिजनेस मतलब डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी उन्हें सिर्फ ऑफिशियल कैपेसिटी में मिलती है। हाँ। मान लीजिए एक एम्बेसडर ने सोचा कि यहाँ की मार्केट अच्छी है, क्यों ना एक लोकल शू फैक्ट्री शुरू की जाए। ओके, और अगर वो फैक्ट्री चलाने के चक्कर में किसी लोकल वेंडर के पैसे मार लेता है तो वो इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि शू फैक्ट्री चलाना एक फॉरेन नेशन को रिप्रेजेंट करना नहीं है। ये प्योर प्रॉफिट मेकिंग कमर्शियल एक्टिविटी है। अगर मामला किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति जैसे लैंड या बिल्डिंग का हो जो उस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में आती है। राइट, इन प्रॉपर्टीज के टाइटल्स और डिस्प्यूट्स हमेशा लोकल लॉज से ही गवर्न होते हैं। तो भले ही डिप्लोमैट्स के पास स्पेशल पावर्स हैं, उनकी पावर्स एब्सोल्यूट नहीं हैं। सही कहा। तो अभी तक हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स, युद्ध और कूटनीति की बात की, जहां कानून देश और रिलेशंस को बचा रहा है। लेकिन कानून सिर्फ बाहरी या डिप्लोमैटिक मुद्दों तक तो सीमित नहीं है ना। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर के फाइनेंशियल खतरों से भी कानून ही बचाता है। बिल्कुल। चलिए उन लोगों की बात करते हैं जिनका अपना फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। इंसॉल्वेंट्स, यानी वो व्यक्ति जिन्हें कानूनन दिवालिया घोषित कर दिया गया है। सीधी बात है, पैसा खत्म तो कॉन्ट्रैक्ट करने का पावर भी खत्म। पर एक इंसान इंसॉल्वेंट बनता कैसे है और उसके बाद प्रैक्टिकली होता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब किसी के ऊपर इतना कर्जा हो जाए कि वो उसे चुका ना पाए और मामला कोर्ट तक पहुंचे, तो कोर्ट उसे फॉर्मली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकती है। और जिस सेकंड कोर्ट का ये ऑर्डर पास होता है, उस व्यक्ति की लीगल और फाइनेंशियल आइडेंटिटी एक तरह से स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट हो जाती है मतलब कानून उस व्यक्ति के हाथ से उसकी सारी प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स और एसेट्स का कंट्रोल पूरी तरह छीन लेता है। तो वो सारी संपत्ति जाती कहाँ है? एक कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑफिशियल के कंट्रोल में, जिसे ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं। अच्छा, अब उस दिवालिया व्यक्ति का अपनी ही प्रॉपर्टी पर कोई जोर नहीं बचा। जीरो। हाँ। वो अपनी उन प्रॉपर्टीज को लेकर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अरे, ना वो इन प्रॉपर्टीज को बचाने या बेचने के लिए किसी पर सू कर सकता है और ना ही कोई उस पर सू कर सकता है। एवरीथिंग राउट्स थ्रू द ऑफिशियल असाइनी। एग्जैक्टली। और ये रोक तब तक लगी रहती है जब तक कोर्ट सारी प्रॉपर्टीज बेचकर क्रेडिटर्स का पैसा ना चुका दे और फाइनली उस व्यक्ति पर से इंसॉल्वेंसी का धब्बा हटा ना दे, जिसे लीगल टर्म में ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज मिलना कहते हैं। हाँ, जब तक ये ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज नहीं मिलता, उस व्यक्ति को अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट कहा जाता है। इस स्टेज को लोग एक स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल टाइम आउट समझ सकते हैं। कानून एक तरह से उस इंसान से कह रहा है कि आपने ऑलरेडी अपने फाइनेंसेस मैस अप कर दिए हैं, अब हम आपको और गड्ढे में गिरने से बचाएंगे। सही बात है। लेकिन इसका दूसरा साइड और भी क्रूशियल है। ये टाइम आउट सिर्फ
उस इंसान के लिए नहीं, ये पूरी मार्केट के लिए एक रेड अलर्ट वार्निंग है। ब्रूटल है। इस पर मद्रास हाईकोर्ट का 1951 का एक बड़ा ही फेमस केस है। ऑफिशियल असाइनी ऑफ मद्रास वर्सेस AR नारायण मुदालियर, राइट? सही पकड़ा। इस केस ने एक क्लियर रूल सेट कर दिया था। इमेजिन कीजिए कि मार्केट में एक व्यक्ति है जो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, उसके पास पैसे नहीं है। ओके, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे उधार दे देता है, शायद दोस्ती में या ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में, तो क्या होगा? मुदालियर केस में कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर कोई किसी अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट को नया उधार देता है तो उस पैसे को वापस पाने का कोई लीगल रास्ता, कोई लीगल रूट बचता ही नहीं है। वाह, मतलब पैसा गया, लेकिन क्यों? क्योंकि कानून की नजर में उस इंसॉल्वेंट व्यक्ति के पास बोरोइंग पावर यानी उधार लेने की लीगल शक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब उसके पास कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की पावर ही नहीं थी, तो कानूनी तौर पर कोई वैलिड ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली। और इसलिए जो पैसे उधार दिए गए वो लीगली रिकवर नहीं किए जा सकते। द लॉ इफेक्टिवली सेज डील एट योर ओन रिस्क। हमने पहले ही बता दिया था कि इसका एक्सेस लॉक्ड है। फिर भी आपने डील की, अब अपना नुकसान खुद उठाइए। ये थोड़ा हार्श जरूर लगता है, पर इसका अंडरलाइंग लॉजिक एकदम सॉलिड है। मैकेनिज्म मार्केट को बचाता है ताकि बैड डेट्स और ज्यादा ना बढ़ें। तो हमने अब तक एलियंस, एनिमीज, फॉरेन डिप्लोमैट्स और इंसॉल्वेंस के मैकेनिज्म्स देख लिए हैं। इस डिस्क्वालिफाइड लिस्ट में और कौन आता है? आखिरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन पर सामाजिक यानी सोशल या कानूनी रूप से पाबंदियां लगाई गई हैं। इनमें आते हैं कॉन्वेक्ट्स, कॉरपोरेशंस और एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट कैटेगरी मैरिड वुमेन। चलिए इन तीनों को जल्दी से अनपैक करते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्ट्स यानी अपराधी। अगर कोई व्यक्ति संगीन जुर्म में जेल की सजा काट रहा है तो कानून उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर को इफेक्टिवली सस्पेंड कर देता है। जब तक वो जेल के अंदर है, वो लीगली नए कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। पर सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड का है, मुझे लगता है। बिल्कुल। लिमिटेशन पीरियड कानून का वो कॉन्सेप्ट है जो ये तय करता है कि आपके पास कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कितना वक्त है। जैसे किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए शायद 3 साल। अब मान लीजिए एक इंसान जेल चला गया और बाहर किसी ने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, या उसके साथ कोई धोखा किया। अब वो इंसान तो जेल में, वो केस कैसे करेगा? क्या उसके 3 साल ऐसे ही निकल जाएंगे? नहीं, कानून यहाँ बैलेंस बनाता है। उस कॉन्विक्ट का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो अबियंस में चला जाता है, यानी उस टाइम के लिए क्लॉक रुक जाती है। सही कहा। सजा पूरी होने के बाद या पैरोल मिलने पर या कोर्ट से पार्डन मिलने पर ही उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की और सू करने की शक्ति वापस आती है और क्लॉक वहीं से दोबारा स्टार्ट होती है। अब आते हैं कॉरपोरेशंस पर, कंपनीज। कंपनीज तो फ्लैश एंड ब्लड वाले इंसान नहीं होते, पर बिजनेस वर्ल्ड में हम इन्हें एक पर्सन की तरह ही ट्रीट करते हैं। कानून की भाषा में इन्हें आर्टिफिशियल पर्सन्स यानी कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। इनकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी लिमिट्स में होती है। ये लिमिट्स उनके फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स द्वारा तय होती हैं, स्पेशली इनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या MOA। इस मैकेनिज्म को एक कोड की तरह सोचिए। एक कंपनी बिल्कुल एक हेवीली प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह है। रोबोट वाली एनालॉजी यहाँ फिट बैठती है। उस रोबोट के अंदर एक सॉफ्टवेयर कोड डाला गया है जो उसका MOA है। ये MOA बताता है कि कंपनी क्या बिजनेस कर सकती है। अगर कोड में रोबोट को सिर्फ जूते बनाने की परमिशन है और रोबोट अचानक से मार्केट में जाके रियल एस्टेट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, तो क्या होगा? कानून इस एक्ट को अल्ट्रा वायरस कहता है, जिसका लिटरल मीनिंग है बियॉन्ड द पावर्स या शक्तियों से बाहर। क्योंकि कोड में उस टास्क की परमिशन थी ही नहीं, इसलिए वो रियल एस्टेट का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता। वो पूरी तरह से वॉइड माना जाएगा। कानून ऐसा इसलिए करता है ताकि जिन इन्वेस्टर ने शू कंपनी समझकर अपना पैसा लगाया था, उनका पैसा किसी हाई रिस्क रियल एस्टेट वेंचर में बर्बाद न हो जाए। राइट। इट प्रोटेक्ट्स द स्टेक होल्डर्स बाय कीपिंग द आर्टिफिशियल पर्सन स्ट्रिक्टली विद इन इट्स प्रोग्राम्ड बाउंड्रीज। और आखिर में एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझना भी बहुत जरूरी है। मैरिड वुमेन की कैटेगरी। हालांकि मॉडर्न लॉज ने इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर दी हैं और आज महिलाएं प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन पुराने वक्त में कानून काफी अलग था। इंग्लिश लॉ में एक कंसेप्ट हुआ करता था कवचर, जिसका असर इंडियन लॉज पर भी था। इसके अनुसार शादी के बाद एक औरत की लीगल आइडेंटिटी उसके पति की लीगल आइडेंटिटी में मर्ज हो जाती थी। एक विवाहित महिला अपनी पर्सनल आमदनी या एसेट्स पर तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती थी, लेकिन वो जनरल रूल के तौर पर अपने पति की प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। पर यहाँ पर कानून ने एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म बनाया था, जिसे नेसेसरीज यानी जरूरत के सामान का एक्सेप्शन कहते थे। अगर पति अपनी पत्नी को बेसिक जिंदगी की जरूरतें
जैसे खाना, कपड़ा या छत देने में नाकाम रहता था, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में कानून पत्नी को नेचुरली एक एजेंट ऑफ नेसेसिटी मान लेता था। इसका मतलब ये था कि ऐसी स्थिति में पत्नी बाजार जाकर लोकल ग्रोसर या दुकानदार से पति के नाम पर उधार ले सकती थी और उस दुकानदार को पति की प्रॉपर्टी से पैसे वसूलने का लीगली पूरा अधिकार मिल जाता था। ये एक्सेप्शन इसलिए था ताकि स्ट्रिक्ट पेट्रियार्कल कानून की वजह से किसी को भूखा ना मरना पड़े। मॉडर्न टाइम्स में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ने इन पुरानी रेस्ट्रिक्शंस को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया है। पर लीगल एवोल्यूशन को समझने के लिए इनका स्ट्रक्चर जानना बेहद फैसिनेटिंग है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा, इस डीपर एनालिसिस से हमें आखिर क्या समझ आता है? हम अक्सर सोचते हैं कि बिजनेस सिर्फ एक अग्रीमेंट है, दो लोगों ने हाथ मिलाया और डील हो गई। पर इस डीप डाइव ने ये स्ट्रिक्टली क्लियर साबित कर दिया है कि द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली अ प्रोफाउंड लीगल प्रिविलेज। ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव अधिकार है जो पूरी तरह से आपके स्टेटस पर निर्भर करता है। आपके पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक टाइज, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन और आपका प्रिस्क्राइब्ड लीगल कैरेक्टर, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आप मार्केट में उतर सकते हैं या नहीं। कानून समाज, इकोनॉमी और देश को चलाने के लिए एक मैक्रो लेवल फ्रेमवर्क बनाता है। और कभी-कभी उस बड़े फ्रेमवर्क को, उस देश की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए इंडिविजुअल पर्सन्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर को इफेक्टिवली ब्लॉक करना ही पड़ता है। सही बात है। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं आप सभी सुनने वालों के सामने एक नया, आगे की सोच वाला, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक और थोड़ा चिलिंग थॉट एक्सपेरिमेंट छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसी चीज जो इन सोर्सेज में डायरेक्ट नहीं है, पर इन्हीं प्रिंसिपल्स का अगला रूप हो सकती है। आज के ज़माने में जब दुनिया पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हमारे अग्रीमेंट्स, हमारी आइडेंटिटी, सब कुछ इंटरनेट और ब्लॉकचेन पर मौजूद है। राइट। अगर हमारा लीगल सिस्टम किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल या पॉलिटिकल स्टेटस के आधार पर उसे लीगली डिस्क्वालीफाई कर सकता है, तो सोचिए आने वाले कल में क्या होगा। क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का डिजिटल स्कोर या उसकी ऑनलाइन रेप्यूटेशनल प्रोफाइल खराब होने पर उसे ऑटोमेटेड ऑनलाइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करने से लीगली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए? इमेजिन, मान लीजिए कोई सोशल मीडिया पर लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है या साइबर डिसिप्लिन तोड़ता है, और एल्गोरिदम्स या नई सरकारी पॉलिसीज उस व्यक्ति को डिजिटली बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दें। क्या होगा अगर उनका डिजिटल वॉलेट फ्रीज हो जाए और सिस्टम का कोड उन्हें नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोक दे? ठीक वैसे ही जैसे एक इंसॉल्वेंट को रोका जाता है। क्या इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में डिजिटल डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट लॉ का अगला सबसे बड़ा और डरावना कदम हो सकता है? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कानून हमेशा सोसाइटी के एवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता है। एक परफेक्ट डील तब तक परफेक्ट नहीं होती जब तक कानून उस डील को अपनी इनविजिबल बाउंड्रीज के अंदर आने की इजाजत ना दे। बिल्कुल। इसलिए जब भी कोई नई बिजनेस डील साइन हो तो ये एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है कि सरफेस लेवल टर्म्स के पीछे बैकग्राउंड में कौन से इनविजिबल कानूनी लॉक्स लगे हो सकते हैं। बिल्कुल। तब तक के लिए सुनने वालों, इन इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट्स पर विचार करते रहिए, हर इन्फॉर्मेशन के पीछे का व्हाई और हाउ ढूंढते रहिए और हमेशा नया सीखते रहिए।